जब हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार हमारा है, बाकी अधिकार तो सरकार चलने नहीं देती हमारा। इसलिए हम अपना इसका चुनाव का बहिष्कार करें। आप हमारा घर उजाड़ रहे हो, तो घर उजाड़ने के बाद आप हमें घर ही नहीं दे रहे, तिरपाल देना चाह रहे हो, तो इससे बड़ा और हमारा अहित और क्या होगा? दिखाने के लिए आप दिखा रहे हो कि हमने बहुत एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बना रहे हैं, खुशहाल किसान खुशहाल, और मीडिया में भी आप दिखा रहे हो कि मतलब सब खुश हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर रोजगार हो रहा है, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन ये उद्योगपतियों के लिए हुआ है। हम भी बहुत समर्थक थे बीजेपी के, मैं कट्टर समर्थक था, परंतु आज कंडीशन ये होगी कि मोदी को, योगी को या सांसद जी को या एमएलए को, सबको जी करता है क्या क्या बोल दूं मैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है, और दूसरे चरण के जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होने हैं। अभी हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पड़ती है, यहाँ खड़े हैं और गांव है रनहेरा। यहाँ पे लोगों के लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं, कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे और इनकी क्या मांगे हैं और क्या इनके मुद्दे हैं, वो सब सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है? मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं गांव रनहेरा से बिलोंग करता हूं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं हावी और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, सबसे पहले तो वो बताइए। देखिए, चुनाव का जो मेन मुद्दा है काफ़ी टाइम से सबको बताया हुआ है, और जो भी हमारे एयरपोर्ट में हम लोगों की ज़मीन गई है, इससे पहले वाले फेज़ में भी हम लोगों की ज़मीन गई है और ये दूसरा फेज़ में भी हम लोगों की ज़मीन गई है। तो जिस हिसाब से सरकार चारों तरफ रनहेरा एयरपोर्ट को लेके बहुत बड़े वादे दिखा रही है, एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट दिखा रही है, खुशहाल किसान दिखा रही है, तो वो क्या है कि वो ऊपर के खाली व्यू से दिखा रही है, लेकिन जो ईमानदार जो किसान है, जिसकी ज़मीन लूटी जा रही है, जो प्रताड़ित किसान है, उससे आप ये सब जो किसान हैं जिनकी ज़मीन गई हुई है एयरपोर्ट में, और हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि देखो, आप एक चपरासी को भी अपनी नौकरी से हटाते हैं तो उसको भी बहुत बड़ा भत्ता देते हैं और उसे बहुत पहले जानकारी देते हैं, उसकी कमियां बताते हैं, उसको बहुत सारा वेतन देके तब जाके उसको एक चपरासी की नौकरी से आप हटा सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो पूर्वजों ने जिस ज़मीन को सजोते सजोते, पसीना बहाते बहाते, खून बहाते बहाते इस ज़मीन को अभी तक बचाया हुआ है, वो उस ज़मीन से हमारे पूर्वज पल गए, हमारे बड़े बूढ़े जितने भी थे वो पल गए, आज उसी ज़मीन से हम भी पल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस सरकार ने उस ज़मीन को हमसे छीनने का कार्य किया गया। और सबसे बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 2013 में कानून बनाया था कि किसान की कहीं पे भी ज़मीन ली जाएगी, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र होगा तो उसको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जिस ज़मीन को आप छीनने की बात कर रहे हैं उसका मुआवजा भी तो आपको काफ़ी मिला होगा ना? देखिए मैम, मुआवजा मिला है, लेकिन मुआवजे का 2013 में कानून बना था कि जो भी वहाँ का सर्किल रेट होगा उसका किसान को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो मेन मुद्दा ये किसानों को ठगा गया है, 2 गुना मुआवजा दे करके संतुष्ट किया गया है, और झूठ बोल करके किसानों को ज़बरदस्ती तालियां बजवा करके उसको ऊपर वाले मन से खुश दिखाया गया है कि हाँ भाई किसान बिल्कुल खुश है। जो वास्तव में किसान प्रताड़ित है उसको जरा सा भी दिखाया नहीं जाता, और जो वास्तव में किसान अगर कहीं बोलने की कोशिश करता है तो उसको दाब दबोच के उसको वहीं पे बंद कर दिया जाता है। अच्छा बाबूजी, क्या कहेंगे? अभी इनका कहना है कि यहाँ पे किसान जो है काफी प्रताड़ित है और जमीन का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। हाँ, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने बताया, 100 रुपये बताया है, बल्कि हमारा गाँव इन्होंने मुआवजे की वजह से शहरी बना दिया। मिलना 4 गुना था, लेकिन शहरी बनाने से हमें 2 गुना मुआवजा दिया। अच्छा, और मुआवजा वो भी पूरा नहीं दिया। ठीक है, उसके साथ साथ भी अभी हमारे पहले चरण के ही जो संपत्ति का जो पैसा था वो भी नहीं पड़ा है। बच्चों की सर्विस का जो 5.5 लाख रुपए जो भत्ता मिल रहा था वो भी नहीं मिला है लोगों को। जी आप बोलिए। हाँ, वो भी नहीं मिला है। अभी हम कई दफ़े हर जगह जा चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। ये हमारी मांग है, इन मांगों को लेकर हम सभी से मिल चुके हैं, डीएम साहब, अथॉरिटी में सीओ, कमिश्नर और सांसद, विधायक। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। क्या जो सांसद हैं महेश शर्मा, कितनी बार वो जनता के बीच हम 2-3 दफ़े मैडम वहाँ पर सांसद जी से मिल चुके हैं। उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। अच्छा, कि हम कराएंगे, देखेंगे, कोशिश करूँगा। तो आपने उनको अपनी समस्याएं बताई? जब हमारा मुद्दा सब कुछ हल हो जाएगा
या मुद्दा ही हमारा हाथ से निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो सांप निकल के लाठी पीटते रहो पर लकीर के ऊपर। जब हमारी ज़मीन ही चली गई, हम घर से बेघर कर दिए, विस्थापन हो गया, तो हम कहाँ किससे कहेंगे जा कर के? इससे हम तो जब हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार हमारा है, बाकी अधिकार तो सरकार चलने नहीं देती हमारा। अच्छा। इसलिए हम अपना इसका चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप? अभी 26 अप्रैल को ही हाँ मतदान होना है, तो अगर बहिष्कार करेंगे तो फिर उसके बाद क्या ही मतलब, आप किससे अपनी समस्याओं का समाधान? जब उन लोगों को हमारा दर्द अभी तक नहीं जाना उन्होंने कि रनेरा गांव 2 साल से दर घूम रहा है और अभी चुनाव के टाइम पर चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, तो उन्हें आना नहीं चाहिए था या पूछना नहीं चाहिए था कि भाई आपका क्या तकलीफ है, आप क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, आप मत का हरण क्यों कर रहे हैं? मैं परेशानी है, हम परेशान हैं, इसलिए अपने मत का अधिकार हम खुद स्वयं फैसला ले सकते हैं, हम इसका चुनाव का बहिष्कार करें। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया वो इस बार चुनाव में बहिष्कार करेंगे। महेश शर्मा यहाँ के सांसद हैं, आपकी कोई समस्याएं सुनी नहीं जा रही, क्या कहेंगे इस बार? अगर इस तरह से बहिष्कार करेंगे तो फिर आप किससे कल को अपनी समस्या? बहिष्कार की नौबत इसलिए आई है मैडम कि यहाँ पे ना तो कोई हमारा कुछ सुनने वाला है, तो दूसरा विकल्प भी तो है ना, अब चुनाव उसके लिए खुला हुआ है विकल्प। हमारे बीच में आए, हमारी जो शर्तें हैं उनको माने, हम वोट डालेंगे। अगर हमारी जो शर्तें हैं, अब हम ये 1200 साल पुराने गांव को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए एक्चुअली एयरपोर्ट विकास नहीं, विनाश का कारण है। अच्छा, हाँ बिल्कुल विनाश का कारण है, क्योंकि ना तो कोई रोजगार है किसी को। चलो खेती जिससे हमारा गुजारा होता था, मतलब बच्चों का पालन पोषण होता था, अब वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जमीन चली गई। अच्छा, यहाँ पे एयरपोर्ट आया है, उससे युवाएं हैं उनको तो रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब ये अभी भी कह रहे हैं काबिलियत से मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिला किसी को भी। 2019 से आज तक एक भी बंदे को कोई रोजगार नहीं दिया गया है, एक भी आदमी को। अच्छा। 2019 में हमारा फर्स्ट फेज में गया था, अब सेकंड फेज गया है, एक भी आदमी पूरे गांव का अगर कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू या किसी के भी थ्रू भी कोई जॉब नहीं लगाए। अच्छा। दूसरा, जब घर घेर को छोड़ने, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम चलो स्टेट के जो विकास के लिए तैयार हैं, तो वो भी कुछ हमारे बारे में सोचे ना। भाई तुम्हारा विकास हो रहा है तो हम भी तो इस गांव को छोड़ें। छोड़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, छोड़ने में। कोई अपना घर छोड़ के दिखाए, उसके बाद हमारी बातें तो माने। जो जैनों ने वो मान लो, जो जैनों नहीं है उनको छोड़ दीजिए। क्या मांगे हैं आपकी? ये सामने लिखी हुई है। अभी तक मैम जो भी हमारी मांगे हैं वो सारी कानून सम्मत हैं, कानून से हमने हटके एक भी मांग नहीं मांगी। ये मांग नहीं मांग रहे, ये हमारा परम अधिकार है, हमने मांग नहीं मांगी। मांग तो हमारी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारी इनमें से एक भी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आप हमारा घर उजाड़ रहे हो, तो घर उजाड़ने के बाद आप हमें घर ही नहीं दे रहे, तिरपाल देना चाह रहे हो, तो इससे बड़ा और हमारा अहित और क्या होगा? दिखाने के लिए आप दिखा रहे हो कि हमने बहुत एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बना रहे हैं, खुशहाल किसान खुशहाल, और मीडिया में भी आप दिखा रहे हो कि मतलब सब खुश हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर रोजगार हो रहा है, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन ये उद्योगपतियों के लिए हुआ है, किसान का विनाश करने के लिए हुआ है। किसान खाली किसानी कर सकता है, जिसने पूरी लाइफ में खेती करी हो तो वो खेती कर सकता है। अब एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट में हमारे गाँव का एक भी किसान उसमें एंट्री नहीं कर सकता। ये हालात हैं आज के। अभी जो एयरपोर्ट बना भी पूर्ण रूप से नहीं है, उसमें हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति घुस नहीं सकता। क्यों? उसमें एंट्री नहीं होगी आपकी, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की है किसान का संयोग करके। और अभी ये सबसे बड़ी किसान की बहुत बड़ी महागलती हुई है कि हमने सरकार का सपोर्ट किया है। अब मैं बात करूं सांसद जी की, सांसद जी जब बात करते हैं कि आपने मुझे वोट दिया, मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं, मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकता, इस टाइप के हमारे सांसद जी लोगों में वादा करते भाषण देते हैं। लेकिन उनको हमारे यहाँ से लगभग यहाँ से 20-20 बस 15-15 बस लेकर के हम नोएडा गए, क्योंकि हमारे सांसद जी ऊंचा सुनते। हमने नोएडा जा कर के, क्योंकि हमारी आवाज़ सुन ले, हमने बहुत बहुत तेज आवाज़ में उनको बताया कि हमारे दर्द हो रहा है, हमारे पट्टी बननी चाहिए और वो तुम्हारे द्वारा ही बांधी जाएगी। लेकिन जब चुनाव का टाइम होता है तो उस टाइम उनको दर्द खाली मालूम होता है, लेकिन उनको पट्टी बांधनी नहीं होती है। तो
आज भी वही है। इसीलिए मजबूरी में, क्योंकि हमने वोट सांसद जी को 2 बार बना के यहाँ से भेजा और इस उद्देश्य से भेजा कि हमारा सहयोग करेंगे और हमने अपने धरातल से आदमी भेजा कि हमारा आगे सुनेंगे। और सेम कंडीशन हमारे विधायक जी ने भी यही रखा। विधायक जी भी कहते हैं कि वास्तव में इनको 4 गुना ही मिलना चाहिए, लेकिन विधायक जी क्या है कि अभी क्या है, जैसे मान लो बीजेपी से हैं, सांसद जी भी हमारे बीजेपी से हैं और विधायक जी भी बीजेपी से हैं, तो ये किसानों के मुद्दे लेके नहीं, हमारे कहीं पे भी इन्होंने एक भी मुद्दा किसान का वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं कराया। जब हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी नहीं थे उससे पहले हमारी ये खूब लड़ाइयाँ लड़ते थे और किसान यूनियन में भी थे और इनको भी लगता था कि वास्तव में किसान का दर्द है। उन लड़ाइयों को लेके ये विधायक जी बने, लेकिन विधायक बनने के बाद में पता नहीं कौन सी ऐसी माला पहना दी जाती है कि आदमी को ये सब दर्द बिल्कुल नहीं दिखता। उनको लगता है बस पता नहीं विपक्षी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इस टाइप की वो भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बस कुर्सी मिलने तक ही जो है नेताओं को दर्द दिखाई देता है। देखिए मैम, ये कुर्सी का गेम होता है। नेताजी को पता लग जाता है वहाँ बैठे बैठे कि आज फलाना आदमी मेरी वोट नहीं डालेगा, इस बात की उनको पता लग जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कौन सी नाली बंद है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, कौन से गांव में लाइट नहीं आ रही, कहाँ कहाँ समस्या है, उनको ये कुछ नहीं पता लगता। लेकिन उनको इतना तक पता लग जाता है कि ये गांव, इस मोहल्ले में 7 घर हैं, 7 घर में से 2 घर वोट नहीं डाले, ये उनको तुरंत पता लग जाता है। उनके जो कैमरे हैं वो हर घर पे फिट हैं, उनको इतना तो 1 सेकंड में पता लग जाता है। लेकिन आज हमारी जो समस्या है, कितनी भी माइकों में बोल दिया और हमने जेवर जाके जहाँ पे भी हमारी कोशिश थी हमने पूरी करी कि उनको हो सकता है आवाज़ ना पहुँच रही हो सकता है हमारी आवाज़ गाँव-गाँव में ही सीमित रह गई हो, इसलिए हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा हर जगह गए, मेरठ कमिश्नर तक हम लोग गए। लेकिन उनको किसी की समस्या अभी तक उन्हें लग रहा है ये समस्या नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है सब कुछ। क्योंकि और अगर हमें ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर सांसद जी को, विधायक जी को ये मुआवजा अगर ज़्यादा लग रहा हो या इनको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्षेत्रवासियों को गिफ्ट दे दिया है, तो विधायक जी का, सांसद जी का जहाँ आवास है वो अपना जो आवास है और अपना हॉस्पिटल है जो भी है वो सरकार के नाम कर दें, मुआवजा जितना हमें दे रहे इतना उन्हें दे दें, वो लेके दिखा दें। लौटेंगे आपके पास, क्या कहेंगे इस बार मोदी जी जो है 400 पार का नारा लगा रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा मैम आपका 400 क्या, ये 40 भी पार कर पाएंगे। अच्छा, क्यों? इन्होंने ऐसा काम कर दिया है हम लोगों के साथ में। 1100 वर्ष 1200 वर्ष पुराना हमारा गांव था, हमारी ज़मीन थी, हमारे घर परिवार पुरखे दादा परदादा सब थे और सबका हम देने को तैयार हो गए इस सरकार को। हम भी बहुत समर्थक थे बीजेपी के, मैं कट्टर समर्थक था, परंतु आज कंडीशन ये होगी कि मोदी को और योगी को या फिर सांसद जी को या एमएलए को सबको जी करता है क्या क्या बोल दूँ मैं, पर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम सम्मान करते हैं उनका आज भी। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरकार जब से आई है, जब से किसानों के हित में तो कोई काम करी नहीं थी। लेकिन ये तो किसान हितैषी सरकार बताई जाती है। मुझे तो नहीं लग रहा मैम, ये कोई, मुझे तो कहीं भी लग रहा है। हम देखते हैं मेरठ देखते हैं, अभी एनटीपीसी यहाँ इधर अलीगढ़ में खुला है, वहाँ देखते हैं, धौलाना पे एनटीपीसी खुली थी, यहाँ जेवर एयरपोर्ट बना है। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कोई किसान कोई भी 1% भी कहीं राजी हो इनके बात करके। तो किसान इस बार विरोध में है भाजपा के? किसान पूर्ण तरह से 100% विरोध में है, क्योंकि घर को बेघर कर दिया हमें। तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि हम न यहाँ रह सकते न वहाँ रह सकते। हम 500 गज में 1000 गज में मकान में रहते हैं, 500 गज में 1000 गज में मकान में रहते हैं और ये 50 गज दे रहे हैं हमें। क्या क्या वो दिखाएंगे किसान, क्या क्या बनाएंगे? ये 500 गज का लेकर के हम 50 गज दे रहे हैं। पिछले बार जो इन्होंने मुआवजे दिए थे, जो हमारा ज़मीनें ली थी, उसके आज तक इनको पैसा पूरा नहीं मिला है। किसी का पेड़ का रुका हुआ है, किसी बच्चों का। मेरे परिवार के 11 बच्चे थे। तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? पूरी तरह से। तो क्या लग रहा है इस बार महेश शर्मा को हटा के फिर किसको चुना? महेश शर्मा हो चाहे एमएलए हो, एमपी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे मत जो है, हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे इस साल, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। ये तो आपका अधिकार है मत देना, वोट देना, लेकिन आप वोट ही नहीं देंगे तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। अधिकार जो हमारा अधिकार है हम रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा।
हो सकता है दूसरी पार्टी जीते। अधिकार मैडम हमारे मकानों का भी तो है। आप आगे आइए जी, क्या कहना जैसे अभी आपने वोट के बारे में कही कि हमारा अधिकार है, जी। बिल्कुल सही बात है कि हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन क्या हमारे मकान पे हमारा अधिकार नहीं है? हमारी ज़मीन पे हमारा अधिकार नहीं है? अगर हमारी ज़मीन को बिना कानून का पालन किए लिया जा रहा है, जो वो अधिकार हमारा छीना जा सकता है, घर का हमारा अधिकार छीना जा सकता है। सामान्यतः अभी आपने कही कि हमारे मुद्दे क्या हैं, मांग का है। आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है घर घेर के बराबर प्लॉट। छोटी सी बात है कि भाई जिसको ज़रूरत है, अगर मेरे घर की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, तो मैं आपसे कम से कम इतना तो कहूँगा कि मेरी इतनी जगह लेके आप इतना मेरे को बराबर दे दो। बल्कि मैं कहने को तो ये भी कह सकता हूँ कि मुझे 4 गुना दो, तब मैं अपनी जगह को दूंगा 2 गुना। लेकिन यहाँ पे कितना किसान कमज़ोर है कि केवल इतना कह रहा है कि अगर मेरा 1 कमरा ले रहे हो तो मुझे 1 ही कमरा दो, आधा कमरा मत दो। पॉलिसी क्या है कि किसान को आधा देंगे, अगर यहाँ पे 100 मीटर है तो उसको 50 मीटर देंगे। उसमें भी ये है कि 500 मीटर से ज़्यादा किसी को देंगे नहीं। क्या पूरे देश में कानून है ऐसा कि 500 मीटर से कोई बड़ा घर नहीं है? इनके नेताओं के 100 200 बीघे के क्या फार्म नहीं है, फार्म हाउस नहीं है? आपको पता है ना देश में। अगर किसान ने किसी ने अपना जी तोड़ मेहनत करके कहीं पे बना भी लिया 500 मीटर से ज़्यादा, तो उसको 500 मीटर पे फिक्स कर दिया है। उसमें भी 500 मीटर चलो हम ये मान भी लेते, आधा मान लो 100 मीटर है, यहाँ पे 50 मीटर मिलेगा। अब हमारे ये गाँव में 1200 साल पुराना, जैसे आपको अभी बताया हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ पे हम कभी आबादी में यहाँ पे 200-400 में बसे होंगे, आज हम 10,000 हैं। तो हमारे यहाँ एक्सपेंशन तो था हमारे पास। अगर हम यहाँ पे किसी जगह पे जाके बसेंगे तो क्या वहाँ पे एक्सपेंशन है हमारे पास कभी भी? क्या हम पैसे से भी वहाँ पे ले सकते हैं ज़मीन? तो हमारा बर्बादी है या नहीं है? एक पीढ़ी के लिए हो सकता है कि हम वहाँ पे अच्छे से रह पाएँ, लेकिन अगली पीढ़ी में तो हमें कुछ बचेगा ही नहीं कहीं भी। अगर हमको दुगना चौगना भी दिया जाता तब भी ये गाँव के बराबर लिबर्टी तो हमको नहीं रहती ना। तो ये है, जैसे ये एयरपोर्ट का जब मैं कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि विकास है, बहुत विकास है, हो सकता है जो इससे बच जाएंगे उनका विकास हो, लेकिन जो इसकी जद में आ रहे हैं, कहते हैं ना अजगर खा जाता है, तो इस तरह से अजगर आसपास के जो वो ये गांव को जद में ले रहा है और उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दे रहा है एयरपोर्ट। क्या कहेंगे इस बार, क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे या फिर इस बार अपना मत बदलेंगे? बिल्कुल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारी उचित मांगों को सुनने के लिए आए। समस्त रनहेरा ग्रामवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जहां तक बात है मैडम, देखिए बार बार आप जितनी भी यहां पे भीड़ देख रहे हैं, जितनी भी संख्या है, लगभग हमारे गांव की 10,000 की आबादी है और कम से कम 5 से 6,000 वोटिंग है। कम से भी कम 90% जो वोटर है, कोर वोटर जिसको कहा जाता है, वो बीजेपी के रहे हम, चाहे 2014 हो, 17 हो, 22 हो। अब मजबूरन जब हम इनको वोट देते देते थक गए, जब ये हमारे गले पर आरी चलाने पे से नहीं चूक रहे हैं, जो हम इनके कोर वोटर हैं, तो औरों के साथ तो करते क्या होंगे। इसलिए हमने जिनको हमने अपना माना, उनको हमने वोट देकर सांसद बनाकर, विधायक बनाकर और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाकर उनको हमने भेजा, वो जनता की सेवा करें। लेकिन जब वो हमारा ही गला घोटने पर आ गए, तो इसलिए हमने सभी समाज ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है कि इस बार हर हाल में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका प्रश्न ये भी है कि भाई बहिष्कार से क्या होगा। देखिए, वोट डालते हुए मैंने आपको पहले भी बताया कितनी बार हमने वोट डाल दिया और इनको ही वोट डाला, किसी और पार्टी को कोई वोट नहीं डाला। लेकिन जब हमारी वोट डालने का कोई अर्थ नहीं है, तो एक बार ये प्रयोग और करके देख लेते हैं कि भाई वोट नहीं डालने से क्या होता है। तो एक ये भी हमारा पक्ष है। आपको पता है कि किस तरह से डिफेम करते हैं, जो भी इनके विरोध में आवाज़ उठाता है उसको डिफेम करते हैं। अगर आज हम विपक्ष में जाते ना, तो कल को इनके पास कहने को मौका मिलता कि भाई ये तो हमारी विरोधी पार्टी का समर्थित गांव था, इसलिए हमने ये करके मैं इनको कहने का अवसर नहीं मिले किसी को भी। अन्यथा तो हमारे दिल में तो यही है कि हाँ, ये इनके खिलाफ में वोट पड़नी चाहिए और ये हारने चाहिए, लेकिन इनको अवसर ना मिले और इनके जो कथित अंधभक्त समर्थक हैं वो ना कहने लगे कि हाँ भाई ये विरोधी हैं। इसलिए हमने अपने मताधिकार का अब की बार बहिष्कार करने का लिया है कि हम इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। अन्यथा तो हमें विपक्ष में ही वोट डालनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है किस तरह से डिफेम करते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। अभी किसान जो पंजाब के आंदोलन कर रहे हैं उनको खालिस्तानी कह रहे हैं। वो खालिस्तानी जब पंजाब में रहते हैं तब नहीं रहते, जब अधिकार मांगने आते हैं तब खालिस्तानी हो जाते हैं। इसी तरह जब इनको वोट देते रहे तब तक हम बहुत अच्छे थे, अब मांग रहे हैं तो कहते हैं तो हमारे विरोधी लोग हैं, फलाना है। जहां आप अपने हक की बात करेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, अधिकार की बात करें, बिल्कुल विरोधी हो जाएंगे, सनातन विरोधी हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ढिमकाना हो जाएंगे। कुल मिला के इन्होंने राजनीति में भगवान राम तक को भी हम बड़े समर्थक थे इनके शुरू में, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आधे मंदिर का उद्घाटन कराया ना, उससे हमारी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को बहुत हाथ पहुंचा है। क्या जो आपने अभी ये बात बोली है कि आधे मंदिर का जो निर्माण अभी हुआ और उसका उद्घाटन हुआ, क्या वो मुद्दा भी हावी रहेगा इस बार चुनाव में? नहीं, मुद्दा देखो, अभी तो स्थानीय मुद्दा जो हमारा है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो हवा ये बनाते मीडिया के माध्यम से बनाते हैं, हम यहाँ पे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो हम मीडिया की बात पे भरोसा करें या अपने आसपास भरोसा करें? आप ये देखो कि एक मुआवजे की बात आई थी, यहाँ पे
12 साल से ज़मीन के सर्कल रेट रिवाइज नहीं हुए, क्योंकि इनको पता था कि सर्कल रेट का मुआवजा देना पड़ेगा चौगुना, इसलिए उस सर्कल रेट को फिक्स रखा उसी समय। 12 साल पुराने का दुगुना दिया जा रहा है, उसके ऊपर फिर शहरी कर दिया। आप देख रहे हो पूरा भौगोलिक परिस्थिति गाँव है, लेकिन मुआवजा कम देने के लिए इन्होंने इसको गाँव शहर बना दिया ताकि किसान को आधा मुआवजा दिया जाए। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि फिर किसान ले क्यों रहा है मुआवजा? किसान इसलिए ले रहा है क्योंकि इस किसान को इन्होंने स्ट्रेटेजिकल तरीके से, रणनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि किसान अपनी जमीन इनको बेचने के लिए मजबूर हो। कानून ने ये मुआवजा नहीं दे रहे, हाँ किसान की मजबूरी का फायदा उठा के किसान की जमीन जरूर हड़प ले रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे करती हूँ, क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा है बीजेपी का और तमाम मोदी जी की गारंटी है, क्या इस बार नया पार लगा पाएगी बीजेपी? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप थोड़ा आगे आइए प्लीज। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी 400 पार का नारा जो लगा रही है वो पार हो सकती है। कैसे पार होगी इस बार? वो पार हो सकती है और नारा जो लगा रही है उसमें 400 पार कर भी सकती है, लेकिन 400 पार होने से हमारा कोई मकसद नहीं है। 400 पार हो भी जाए तो हमारा क्या फ़ायदा? जो हमारे जो गांव है, जिस गांव में जो प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल सही बोली सभी ने कि भाई अगर व्यक्ति को 100 मीटर का घर है और 100 मीटर का घर ही नहीं मिल रहा जी, सोचने वाली बात है कि व्यक्ति अगर कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होता है कि अगर मेरा 100 मीटर का है मुझे 200 मीटर का दो। ये बताइए इस बार कौन से मुद्दे हावी रहने वाले, कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, क्या ये मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? 370 की बात प्रधानमंत्री लगातार अपने मंचों से कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे बन पाएंगे? हाँ, मुद्दे तो रहेंगे। अच्छा, इससे फर्क पड़ेगा, लोगों को फर्क पड़ रहा है, लोगों की मन में लेकिन 370 पे तो पिछली बार भी वोट मांगा था मोदी जी ने। हाँ। हर बार इन्हीं मुद्दों पे वोट मांगते रहेंगे क्या वो? ये बताइए। देखो, मुद्दे तो कई हैं देश में, जब बेरोजगारी है, महंगाई है। जब गवर्नमेंट आई थी तो गवर्नमेंट ने पहले से ही अपने जो मुद्दे बना रखे हैं, अभी के मुद्दे नहीं है ये, बहुत पहले के मुद्दे हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले से ही अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखा हुआ है, उन्हीं को पूरा कर रही है। और उन्हीं को पूरा करते करते जो है ये चीज़ें जो वोट मांग रही है वही मांग रही है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। तो आगे अभी तक तो यही मुद्दे हैं। अच्छा, जिन मुद्दों को उन्होंने पूरा किया है, जो वादा किया था पहले वो वादा किया था। इनके 15 लाख वाले वादे का क्या? जो 15 लाख खाते और 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया था, वो तो अभी तक मिले नहीं। जो 15 लाख वाला वादा है मैम, आप खुद ही समझिए, उन्होंने ये बोला ही नहीं। उन्होंने कि 15 लाख मिलेंगे, उन्होंने ये कहा था, अगर हम देखे जाए उन्होंने ये बोला था कि व्यक्ति का अगर काला धन वापस आ जाता है तो 15 लाख जो है, इतना धन है काला धन कि एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख हो जाएंगे। अच्छा। मतलब इतना धन है, एक बताने के लिए बताया था, ये तो नहीं कहा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अच्छा, है ना? लेकिन बात वो नहीं है। अभी आप जब यहाँ पे आए हैं तो रियल में यहाँ की 2 करोड़ नौकरियों का क्या? 2 करोड़ नौकरियों का क्या? जी देखो मैम, आज युवा सड़कों पर है, परेशान है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के युवा मैम देखो 2 करोड़ जो नौकरियों के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, मैं ये मानता हूँ कि आप नौकरी क्या समझते हैं, क्या समझते हैं नौकरी? कि भी सरकारी नौकरी लगी वही नौकरी है। दूसरा कि सरकारी नौकरी लगेगी, 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का बोला था कि सरकारी नौकरियों का वादा किया था। बात सरकारी नौकरियों की नहीं, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। तो क्या लोगों को नौकरी नहीं मिल रही? अच्छा, क्या लोगों को नौकरी नहीं मिल रही? देखा जाए तो लोगों को नौकरी भी मिल रही है। देखा जाए तो लोगों को आज जितने भी आप देखेंगे हर गांव में हर जगह पे जन सुविधा केंद्र खुले हैं, क्या वो उनके लिए नौकरी नहीं है वो? जी बताइए। नहीं, आप ये अभी कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल रही है ना? मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए, मतलब इतना अमाउंट हमारे देश में आ जाएगा, काला धन इतना हमारा आ जाएगा कि लगभग 15 लाख रुपए पर युवक के बट में आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगा 15 पैसे भी कहीं से आए हों। ये हालांकि मुद्दे से हटके बात है इस मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक वो हो जाएगी। 15 पैसे भी आए नहीं। देखो, सत्ता पाने के लिए कितना भी झूठ बोल लो, जो सबसे ज्यादा झूठा हो वो सबसे ज्यादा सत्ता में रह सकता है, क्योंकि इनसे कोई क्वेश्चन ना करे, है ना? अब 370 हटा दी इन्होंने, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में कोई भूचाल आ रहा था कि इतनी जल्दी इन्होंने उसका उद्घाटन किया? इतनी जल्दी मतलब क्या? मतलब देश में कोई ऐसा तो था नहीं कि कोरोना लगने वाला है जल्दी उद्घाटन कर लो। वाकई में तो फिर सब कुछ आना जाना
देना बंद हो जाएगा, ऐसा तो था नहीं। मेन मुद्दा था 24 से पहले उद्घाटन कर लो और जो भी राम का नाम लेता हो उसे राम के नाम पे लूट लो, जो श्याम का नाम लेता हो उसे श्याम के नाम पे लूट लो, है ना। मोदी जी कितनी बार राम का नाम लेते हैं, सही बताओ। राम मंदिर जो है, क्या ये चुनाव के लिए लेकर के आए थे? राम मंदिर का ये जो इतनी जल्दी जो उद्घाटन हुआ था, जो वहाँ पे जो शंकराचार्य हैं जो रात दिन पूजा पाठ करते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनका तो कहना यही है कि आधा मंदिर तुमने बना दिया, आधे मंदिर पे आपने उद्घाटन कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी? ऐसा देखो, ये कोर्ट ने आदेश किया था राम मंदिर बनने के लिए। आखिरी बात पूछूंगी, अभी जैसे कि भाई ने बोला कि 2 करोड़ नौकरियों की बात करी, तो नौकरियां मिल रही हैं? नौकरी मैम एक बात बताओ, नौकरी तो जब से बीजेपी सरकार आई है आप चेक कर लो, दिन पे दिन जो हमारे रुपए की हालत थी वो खस्ता होती जा रही है ना। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, आप कहना चाह रहे हैं? आप देख लो उसमें क्या है, ये कोई हम नहीं कह रहे, गूगल कह रहा है और ये सत्यता है। अच्छा। ये सत्यता है। और आप बेरोजगारी की बात करें, पहले इन्होंने कि हम रोजगार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो ये कर देंगे। जो हमारी पहले सरकारी नौकरी थी, रेलवे में थी, वो इन्होंने छीन ली, प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका। पहले हम 10 रुपए में दिल्ली चले जाते थे, अब 50 रुपए में इसने नॉर्मल किराया 50 रुपए कर दिया। कहाँ इन्होंने महंगाई घटाई है? भाई 400 रुपए में हम सिलेंडर भरवाते थे, 1100 रुपए में भरवा रहे हैं। कौन सी इन्होंने महंगाई कम कर दी है? कांग्रेस के टाइम पे वो 1 रुपए करके बढ़ाते थे, ये तो 10 रुपए की टिकट थी, इन्होंने एकदम से 40 रुपए टिकट कर दी। तो इन्होंने जो मुद्दे बोले थे, जिसको लेके आए थे, तो ये हिंदू का कि भाई अगर राम का नाम लेते हो तो राम के नाम पे वोट ले लो, कोई नारायण का नाम लेता है तो नारायण के नाम पे वोट ले लो। तो इनका ये है, इन्हें किसी की बेरोजगारी से, गरीबी से, परेशानी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईमानदारी से जिसकी कोई परेशानी होगी उसे कोई सुनने वाला भी नहीं है। और सत्यता मैं आपको बताऊं, देखो आप बुरा मत मानना, मीडिया भी इन्होंने खरीदी हुई है। अच्छा। मीडिया जहाँ पे अहम सवाल होगा, जो वास्तविक ओरिजिनल मुद्दे होंगे, मीडिया कोई दिखाएगा ही नहीं। अगर आपने ज़्यादा दिखा दिया तो यूट्यूब से और गायब हो जाओगे, ये भी गारंटी है। अच्छा।